हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस टेस्ट नंबर 1। ठीक है। और आपको पता है कि आपके एग्जाम में 24 क्वेश्चन आना है जनरल साइंस का और 24 मार्क्स का आना है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है। तो आपको इसको टेस्ट के रूप में लगाना है और आपको कॉमेंट बॉक्स में मार्क्स भी बताना है कि कितना आया। सभी क्वेश्चन के बाद हम आपको 2 से 3 सेकेंड का टाइम देंगे, तो उसमें आप उसको आंसर को टिक कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपको इसमें से कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि द ब्लड प्रेशर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन, मतलब एक सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो रक्तचाप होता है, आपको पता चल गया ना आंसर। अब चलिए मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 120/80। जो 120 होता है ऊपर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, तो सिस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। ठीक है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें भी पूछा जाता है। जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो हाइपर टेंशन बोलते हैं। हाइपर टेंशन, समझ गए बातों को। और जब यही ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये सभी बातों को यहाँ से इस चारों क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। जहाँ भी एक्सप्लेन करने वाला होगा वहाँ मैं कर दूंगा। ठीक है। और आप अपना आंसर भी लिखते जाइए, आपको बताना जरूर है कि कितना मार्क्स आया। आज का मैं जो भी क्वेश्चन लिया वो सब इजी है, तो मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोगों का मार्क्स बहुत अच्छा आना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि एल्गी, मतलब शैवाल के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है, कि कौन कौन सही है। ठीक है, आपको पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। समझ गए बातों को। क्या, क्यों, क्योंकि देखिए ये एल्गी जो होता है शैवाल, ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। दूसरा बात क्या होता है कि क्लोनियल कहने का मतलब ये एक ग्रुप में, गुच्छा में होता है। समझ गए बातों को, सब एक दूसरे से आसपास होता है। समझिए, जैसे कि आप अगर हैंड पंप होगा, अगर आपके यहाँ कल होगा, तो वहाँ देखिए होइएगा ना, पक्का के ऊपर पाई जो काई लग जाता है ना, हरा हरा, तो वो क्या होता है, मतलब एक साथ मिला जुला रहता है सब। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी देखिए कि फिलामेंटस का मतलब है कि ये इसका आकार जो होता है ना, पर्सनल ये छड़ के आकार में लगभग होता है। समझ गए बातों को। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते, 3 नंबर क्या है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन ब्लड इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वेट, मतलब जो आपके शरीर में जो ब्लड है वो आपके वेट का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7% होता है। लगभग 7% होता है। जितना आपका वेट है उसके 7% के बराबर आपके बॉडी के अंदर ब्लड होता है। ठीक है, समझिए बातों को। एक चीज़ हमें और बताना था इस क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताना था कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसके स्टडी को तो फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फाइकोलॉजी बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। एक तो पूछा जाता है शैवाल को और एक कवक का पूछा जाता है, कवक का। तो कवक का क्या होता है, तो माइकोलॉजी होता है। समझ गए, जिसको हम फंगी बोलते हैं। समझ गए बातों को। तो ये दोनों को आपको ध्यान रखिए। इसको क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी, आप लिख लीजिए माइकोलॉजी। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन भी होते रहता है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए हमें एक ही जगह लिख देते। इसको आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए अब देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर हम आपको बता दिए, चौथा नंबर देखिए कह रहा है कि हु इज एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब हु इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, मतलब क्या, अनुवांशिकी के पिता के रूप में किसे जानते हैं। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। और इन्होंने किस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, कौन से पौधे के ऊपर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पी यानी कि मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। समझ गए बातों को। चलिए देखते अगला क्वेश्चन क्या है। आप सभी क्वेश्चन का आंसर नोट करते रहिए अपने नोटबुक में। ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हिच इज द बिगेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ा जो फ्लावर है, पुष्प है ये दुनिया के अंदर, तो ये कौन सा है। ठीक है, इसका आपको नाम बताना है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिफ्लेशिया हो जाएगा। ये सबसे बड़ा फ्लावर है। अगर आपसे छोटा पूछ ले सबसे, तब कौन होगा, तो ओल्फिया जो होता है ये सबसे छोटा होता है। ये क्या होता है, तो सबसे छोटा होता है। और ये होता है जो रिफ्लेशिया होता है, ये होता है सबसे बड़ा होता है। समझ गए बातों को। तो दोनों आपको याद रखना, कोई ज़रूरत नहीं कि यही पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी में तो ये गुलाब दिया हुआ है, तो इसका तो कोई मतलब नहीं, तो आप लोग ऐसे ही लेके घूमते रहते हैं कि नहीं। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है
कि नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इन नेचर, तो मतलब ये नेचर में कैसा होता है, मतलब इसका जो नेचर जो होता है ये कैसा होता है, समझ गए बातों को। तो मतलब इसका नेचर होता है, सबसे पहले बात है आपका अगर इसका पीएच वैल्यू अगर पता हो तो आपको पता चल जाएगा। इसका पीएच वैल्यू अगर रेंज में बोले तो 7.3 से लेकर के और 7.5 के बीच में होता है, अगर रेंज नहीं दे तो 7.4 हो जाता है। आपको पता है 7 जो होता है पीएच वैल्यू न्यूट्रल होता है, 7 से जब 0 की तरफ हम आते हैं तो एसिडिक होता है, और अगर हम आगे की तरफ जाते हैं 14 तक तो ये कैसा होता है, तो बेस होने लगता है। तो इसके मतलब 7.4 है तो बेस हो गया, यानी कि क्षारीय हो गया, तो कैसा हो जाएगा, अल्कली हो जाएगा। आपको पता चल गया आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, इसका खोज किसने किया था यानी कि पीएच वैल्यू का, तो सोरेनसन ने किया था। ये सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए आगे देखिए, आगे आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फ्लोएम टिश्यू इज फाउंड, तो मतलब किसमें होता है फ्लोएम टिश्यू। ठीक है, तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कि फ्लोएम टिश्यू प्लांट में होता है। देखिए 2 टिश्यू होता है, एक तो होता है फ्लोएम होता है और एक होता है जाइलम, जाइलम होता है। समझिए बातों को, दोनों को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आप 1 सेकंड टाइम दीजिए, हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें से आपको बता देते हैं जो ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा डायग्राम बहुत अच्छा नहीं होता है, बस आप समझने के लिए समझिए। ये हो गया इस पौधा का जड़ हो गया, ये हो गया इसका सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया, समझ गए चीज़ों को, और ये इसका पत्ती हो गया। तो ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाहर से क्या लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या देता है, तो ऑक्सीजन देता है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए जाइलम का जो काम होता है, जाइलम का ये काम होता है कि नीचे से जल को लेकर के और ऊपर तक जाना, पत्ती दाढ़ी सभी जगह पे पहुंचाना। ठीक है, और फ्लोएम का काम क्या होता है, जब ये पत्ती के अंदर जब खाना बन गया, मतलब कार्बोहाइड्रेट तैयार हो गया, ग्लूकोज तैयार हो गया, तब उसको ले करके और पूरे पौधे के अंदर क्या करना कि पहुंचाना जगह जगह पे। तब फ्लोएम का काम क्या होता है कि पौधे के अंदर मतलब क्या खनिज को पहुंचाना, और जाइलम का क्या काम होता है कि जल को पहुंचाना। आपको एक बात ध्यान रखना है खास करके, जाइलम जो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, ये एक ही दिशा में जाता है सिर्फ ऊपर की तरफ, लेकिन फ्लोएम जो होता है ना ये दोनों डायरेक्शन में होता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी होता है और नीचे से ऊपर की तरफ भी होता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, आपको इसको ध्यान रखना है अच्छे से, समझ गया बातों को। चलिए देखते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द मोस्ट एबंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर, तो मतलब यानी कि वायुमंडलीय वायु का सबसे प्रचुर मतलब घटक क्या है, तो वायुमंडल के अंदर जो वायु है, हवा है, उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या है। तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा आसान, ये सही बात है, तो लेकिन देखिए जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सब के सब आपसे भारी क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। तो हमारा पर्पस है कि आपको एग्जाम पैटर्न पर आधारित ही क्वेश्चन दे। ठीक है, अब बड़ा सीजीएल का सारा क्वेश्चन हम उठा के आपको दे देंगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको समझ रहे बातों को, आप खुद डेमोरलाइज हो जाएगा। इसीलिए हम क्वेश्चन ऐसा लाते हैं जिसमें आप कुछ सीखिए और आपका हिम्मत भी बना रहे, और इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है अगर आप प्रीवियस ईयर देखिएगा तो। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा क्या है, तो नाइट्रोजन है, कितना परसेंट होता है, तो लगभग 78% होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन होता है कितना, तो 21% अराउंड होता है, समझ गए बातों को। चलिए 3 चीजों को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा, मतलब जैसे कि अगर मैं पूछूँ ये कि आर्गन, मतलब जैसे कि आर्गन गैस हो गया। ठीक है, तो आर्गन गैस का कितना % है वायुमंडल में, सबसे ज्यादा अक्रिय गैस आर्गन ही है वायुमंडल के अंदर, तो ये कितना % है ये आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि आर्गन गैस जो है वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक है, तो ये कितना % है, मतलब आर्गन गैस के श्रेणी में सबसे अधिक, अक्रिय गैस के श्रेणी में सबसे अधिक कौन है, तो आर्गन है, समझ गए बातों को, और कितना % है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड, तो जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को, जब कोई भी डॉक्टर होता है तो शरीर के कोई भी भाग को निकाल करके इसको जब कट करके इसके अंदर के अध्ययन करता है चीज़ों को, तो हम उसको क्या बोलते हैं। आपको आंसर पता चल गया, चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटोनॉमी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंटोनॉमी बोलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। जब हम अंदर के स्टडी करते हैं इंटरनल पार्ट को तब, और जब यहीं पे हम अगर किसी भी चीज़ के एक्सटर्नल पार्ट, सपोज कीजिए कि ये एक पौधा है, समझ गए बातों को, और इसका जड़ है, हम अगर पूछूं इसका एक्सटर्नल चीज, आप क्या बताइए कि सर इसका पत्ता है ये हरा कलर का, ठीक है, इसका तना अलग है, ये सब जो चीज़ें दिख रहा है आपको, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल पार्ट का स्टडी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मोर्फोलॉजी। क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी,
लॉजी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी। जब हम एक्सटर्नल का अध्ययन करते हैं, बाहरी का, तब, और इंटरनल का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो एनाटॉमी बोलते हैं। समझ गए बातों को, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। तो मैन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ये आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका मतलब। जो साइंटिफिक नेम होता है ये होता है होमो सेपियंस होता है। समझ गए चीज़ों को। अब इसमें ऑप्शन और भी देख लीजिए। राना टिग्रीना किसका होता है, तो ये होता है मेढक का। फ्रॉग का होता है राना टिग्रीना। और कैनिज फैमिलियर किसका होता है, तो ये होता है आपका डॉग का, ठीक है। किसका होता है, डॉग का। और ये फेलिज डोमेस्टिका किसका होता है, तो ये होता है आपका कैट का, बिल्ली का होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। हम जब 4 से 5 सेट लेकर के आएंगे तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है वो सभी हम आपको कहीं ना कहीं करा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सभी वीडियो देखते रहिए, आपको बेनिफिट होगा। आगे देखिए, देखिए क्या कह रहा है कि डीएनए। तो डीएनए के आपको यहाँ पे तो जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ फुल फॉर्म दिया गया है, तो आपको यही बताना है। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी जानकारी आप जरूर रखिएगा इसके बारे में, तब आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि क्या हो जाएगा, यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है ना, कि डीएनए एक मटेरियल है, ठीक है, जो क्या करता है ना, जेनेटिक मतलब चीज़ों को, ऑर्डर को, जेनेटिक चीज़ों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, अगर किसी का फादर अगर छोटा है, हाइट में उसका कम है उसके फादर का, तो उसके लड़का का भी क्या होता है, जनरली छोटा ही रह जाता है। तो ये किस वजह से हो रहा है, डीएनए की वजह से हो रहा है। जैसे कि ग्रोथ हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और भी बहुत सारा फंक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो वो सब क्या होता है, डीएनए ट्रांसफर होते रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। समझिए। और यहाँ पे सिर्फ फुल फॉर्म दिया था, तो आपको ये फुल फॉर्म में टिक लगा लेना है। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एन आइस ब्लॉक फ्लोट इन वाटर इफ द आइस इज मेल्ट। अगर वाटर मतलब जैसे कि देखिए ये एक वाटर है आपका, ठीक है, ये एक वाटर का बोतल है। समझ गए बातों को, पहले मैं समझा देता हूँ उसके बाद आंसर बताऊंगा। अब इसके अंदर एक आइस है, ठीक है, आइस थोड़ा छोटा ले लेता हूँ। देखिए एक आइस है इसके अंदर, ये क्या कर रहा है कि फ्लोट कर रहा है, मतलब तैर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो देखिए जब ये तैर रहा है तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से जो पानी, कितना पानी को हटाया, तो इतना पानी को जो ये हटाया, तो इसके मतलब क्या है, जितना इस आइस के पहले जो वेट था इतने के बराबर इस पानी को हटा लिया। तो मतलब आपको पता है कि डेंसिटी जो होता है वाटर का ही ज़्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, तो डेंसिटी ऑफ आइस के कंपेरिजन में आइस का डेंसिटी कम होता है और वाटर का ज़्यादा होता है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब जगह क्या छेकेगा, तो कम छेकेगा। लेकिन जिसका डेंसिटी कम होगा उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उस चीज़ का ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन कभी भी मास यानी कि वेट होता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का। हमेशा मास जो होगा सेम ही रहेगा। जैसे कि सपोज कीजिए अभी ये क्या है, आइस है, तो इसको भी अगर वजन कीजिएगा तो जितना मास होगा, इसको अगर पानी में भी घम जाएगा तभी भी उसका मास क्या होगा, उतना ही होगा। तो ये क्या कर रहा है, जब ये घम जाएगा तो इसका क्या होगा, अभी तो इतना वेट तो हटा ही चुका है, तो मतलब जब ये घमेगा भी, अगर ये पिघल जाएगा तभी भी इस आइस का वेट कितना होगा, इतना ही वाटर के बराबर होगा। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे चीज़ों मेंटेन रहेगा, रिमेंस सेम रहेगा, गलने के बाद भी सेम रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, कह रहा है कि कंडक्ट्स करंट इन ए सॉलिड स्टेट। तो मतलब ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसके अंदर क्या होता है कि करंट जो होता है वो पास करता है। इसमें से ऑप्शन में जो दिया गया उसमें से, तो ग्रेफाइट एक ऐसा है जिसमें से क्या होता है कि करंट पास होता है। समझिए बातों को। और हम इसका स्नेहक के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डायनेमो इज ए डिवाइस कन्वर्टिंग। डायनेमो या आपको जेनरेटर भी लिखा रहेगा, जेनरेटर, तभी भी आपको सेम ही समझना है। समझिए बातों को। तो ये किसको कन्वर्ट करता है, तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे कि आप गांव में देखे होंगे ना कि जैसे कि जनरेटर होता है, तो यहाँ पे चलते रहता है और इससे एक शाफ्ट निकल करके बाहर जाता है जो मोटर से कनेक्ट रहता है। तो इस मोटर के शाफ्ट को जब ये नचाता है जनरेटर, तब क्या होता है, यहाँ से 2 तार निकला रहता है जिसके थ्रू क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बाहर निकलता है और फिर यहाँ पे आप बल्ब जलाते हैं। तो फाइनली आप क्या देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका है 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऑयल रेज
रेज ऑफ द विक इन ए लैम्प, मतलब जो होता है दिए में जो मतलब जो तेल ऊपर की तरफ जाता है बत्ती के द्वारा, तो ये किसके घटना के वजह से जाता है? तो ये इसका ऑप्शन आपको पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि जो कैपिलरी एक्शन होता है ना, कैपिलरी एक्शन फिनोमेना, उसी के वजह से क्या होता है कि जो लंप होता है या दिया होता है उसमें तेल ऊपर की तरफ जाता है किसी तत्व के घटना के कारण। समझ गए बातों को? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है पहले, उसके बाद मेरा आंसर देखना है। 16 नंबर क्या है कि इन विच द एटमॉस्फेरिक अल्ट्रा वायलेट रे इज आर एब्जॉर्ब। तो मतलब कह रहा है कि वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो वायुमंडल में जो मतलब पराबैंगनी किरण जो ऊपर से आता है तो किसके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओजोन के द्वारा क्या किया जाता है? ओजोन लेयर के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो O3 होता है ओजोन का फार्मूला। इसके द्वारा क्या किया जाता है? तो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। ओजोन लेयर को हम किससे मापते हैं कि कितना मोटा है? तो डाबसन से हम इसको मापते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए आगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट प्रोवाइडिंग इन इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। तो जब आप आयरन करते हैं तो इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर क्या होता है कि एक क्वाइल लगा होता है। फिर ऐसे दिखे अगर कभी खोले होइएगा ना तो एक क्वाइल लगा होता है। तो इस क्वाइल जो होता है किस चीज़ का बना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। नाइक्रोम होता है, ठीक है। नाइक्रोम का बना होता है। इसमें क्या होता है ना कि 80% क्या होता है कि निकेल होता है। समझ गए बात को? और 20% क्या होता है? तो क्रोमियम होता है, जिसके वजह से इसका रेजिस्टेंस जो होता है ना इस कॉइल का बहुत हाई होता है। तो हीटिंग करने के लिए किसी भी चीज़ की अगर हमें हीटिंग करना है तो उसका हमें रेजिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा? हाई रखना पड़ेगा। समझ गए बातों को? तो आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या है 18 नंबर। कह रहा है द हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर यूज इन ऑटोमोबाइल इज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। तो किसका एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक? तो देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो है आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पास्कल। देखिए पास्कल लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर रुका हुआ फ्लूइड है, ठीक है, मतलब स्टैटिक है, तो उसके अंदर जो प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी होगा वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा कि समान होगा। यही पास्कल यही लॉ को कहता है और इसी लॉ पे ये सब ब्रेक जो है हाइड्रोलिक ये काम करता है। तो ये किस लॉ पे काम कर रहा है? पास्कल लॉ पे काम कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि डेसिबल इज ए यूनिट यूज फॉर। तो डेसिबल यूनिट का हम किस लिए यूज करते हैं? आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं, ठीक है, डेसिबल यूनिट का। आपको एक चीज़ बताना है कॉमेंट बॉक्स में। क्या मैं एक क्वेश्चन आपसे पीछे पूछा हूँ, एक यहाँ पे पूछ रहा हूँ। एक क्वेश्चन आपको बताना है। इसमें क्या है कि जो ह्यूमन के लिए जो प्रिफरेबल है, जैसे कि WHO के अकॉर्डिंग ये कितना डेसिबल का मतलब साउंड आपके लिए प्रिफरेबल है, ठीक है। एक इन्वायरमेंट के अंदर जहां ह्यूमन लिविंग मतलब जहां पे आप रहते हैं वहां WHO के अकॉर्डिंग कितना डेसिबल तक का साउंड होना चाहिए? 50 से 60 होना चाहिए या 40 से 50 होना चाहिए, 30 से 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। WHO के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ऐसे नहीं बताना है ठेकान से नहीं, ठीक है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसीलिए मैं क्वेश्चन ये आपको दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे 20 नंबर क्वेश्चन क्या है आपको देखिए। कह रहा है द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यानी कि बायोगैस। देखिए बायोगैस को हम क्या बोलते हैं? और तो गोबर गैस भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इसमें मेन क्या होता है? देखिए बायोगैस के अंदर कई चीज़ होता है, जैसे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है, मीथेन मिल जाएगा, ठीक है, और क्या मिल जाएगा? तो H2S भी मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा? तो वाटर भी मिल जाएगा। वाटर का जैसे कि उसके अंदर मॉइस्चर होता है ना, तो मॉइस्चर वाटर का फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो देखिए इतना चीज़ें इसमें होता है, लेकिन इसमें मेन क्या होता है ना कि इसमें मेन होता है मीथेन। क्या होता है? बायोगैस में मेन क्या होता है? तो मीथेन होता है। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाई। तो आपको आंसर पता चल गया, पहले आप देख लीजिए। यानी कि जल तथा अल्कोहल के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? समझ गए चीज़ों को? तो देखिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जब कोई चीज़ लिक्विड होता है या सॉलिड होता है तब उसको क्या करते हैं? फिल्टर करके अलग अलग कर लेते हैं। इवेपोरेशन में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो इवेपोरेशन में क्या हो जाएगा? वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हुआ नहीं, ये भी नहीं हुआ।
और ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, डिस्टिलेशन, यानी कि आसवन विधि के द्वारा हम इसको अलग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, किस विधि से अलग होगा कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, बॉइलिंग पॉइंट ये अलग अलग होगा दोनों का, समझ गए बातों को, उसी आधार पर इसको अलग किया जाएगा। अगर यहाँ पे यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया रहता तो इसका एग्जैक्ट आंसर होता, लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर नहीं दिया है तो आपको डिस्टिलेशन के साथ भी चले जाना है, ये भी आंसर सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दिया रहेगा तो उसके साथ आपको जाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों मैं आप लोगों से एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि सपोज कीजिए हम क्वेश्चन बना कर लाएँ, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चन को एक बार एक्चुअली 1 से 2 बार हम खुद चेक करके लेकर आते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो उसको एक बार इंटरनेट से चेक कर लीजिए, और जो आंसर सही होता है उसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको पिन कर देंगे, समझ गए बातों को। क्योंकि देखिए हम भी क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं तो चेक करते हैं नेट से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं कि हम सभी क्वेश्चन को नेट से चेक करें। तो अगर आपको कहीं पे डिफॉल्ट लगता है तो ज़रूर हमें बताइएगा, हम आपको रिप्लाई भी करते हैं, और उसके बाद क्या तो हम उसको पिन भी कर देते हैं, समझ गए बातों को। तो आपको एक फालतू का कमेंट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप सही आंसर को कमेंट कीजिए और बताइए कि सर ये गलती हो गया है, ठीक है, आपसे कि आप इसको कमेंट मतलब इसको पिन कीजिए, तो हम उसको पिन कर देते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं। क्योंकि पढ़ाने के क्रम में ऐसा होता है। देखिए जब आप एग्जाम दीजिएगा ना तो आरआरबी से भी जो क्वेश्चन आएगा ना यानी कि टीसीएस के द्वारा, उसमें भी 1-2 गलती निकल जाएगा, जबकि वहाँ सारे लोग का कमिटी बैठा हुआ है, फिर भी मैं तो सिंगल कलेक्ट करता हूँ सबको, ठीक है। तो गलती होने के लिए कोई क्वेश्चन अगर हो जाए तो ठीक है, तो उसको आप जरूर बताइएगा, समझ गए बातों को। क्योंकि देखिए हम वेरीफाई अकेले करते हैं, आप हजारों लोग मिल करके देखते हैं, तो वहाँ क्या है, अगर कहीं पे कोई गलती निकल गया तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम उसको पिन कर देंगे, हम उसको सीख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर क्या है कि एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सा ऐसा पॉल्यूशन है जिसके वजह से क्या होता है कि एसिड रेन होता है। जैसे कि आप आए दिन सुनते होइएगा कि जैसे कोई भी बहुत पुराना इमारत है वो क्या होता है, काला हो रहा है धीरे धीरे। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एसिड रेन की वजह से होता है। एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है कितना होता है, तो 5.6 होता है। जब उसका पीएच वैल्यू 5.6 या इससे कम होने लगेगा, इससे नीचे की तरफ होने लगेगा, तो इतना हो या इससे नीचे होने लगेगा, तब हम उसको क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। जब वो वर्षा का पानी जो आता है उसका पीएच वैल्यू अगर इतना हो या इससे कम हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन बोलेंगे, समझ गए बातों का। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए इसी के वजह से, एसिड रेन की वजह से ही स्टोन कैंसर होता है, समझ गए बातों को। चलिए अब मैं बताता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड होता है, जिसके वजह से क्या होता है, जब ये दोनों रिएक्ट करता है तब उसके वजह से एसिड रेन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल, यानी कि इसमें जैव कौन है, जैविक। तो देखिए 2 चीज होता है, एक क्या होता है कि जैविक होता है, ठीक है, और एक क्या होता है तो अजैविक होता है। क्या होता है, अजैविक होता है। अजैविक का मतलब क्या होगा कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गया। तो देखिए मतलब जैविक के अंदर वो चीज़ आएगा जितना भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है और आपको लगता है कि सड़ गल सकता है, वो सब किस में आ जाएगा, तो जैविक में आ जाएगा, समझ गया। और अजैविक में कौन आ जाएगा कि जो चीज़ें सड़ गल नहीं सकता है वो चीज़ें अजैविक में आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए जैविक पूछा है तो इसमें से कौन सा सड़ गल सकता है, तो पेपर जो है ये कैसा हो जाएगा, जैविक हो जाएगा, सड़ गल सकता है। और यहाँ देखिए DDT ये कैसा अजैविक होता है, एल्युमिनियम भी अजैविक होता है और प्लास्टिक भी अजैविक होता है। चलिए आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय ऑफ, तो किसका, विद्युत जो फ्यूज बना होता है किस मिश्र धातु का बना होता है। तो आपको आंसर पता चल गया। चलिए मैं बताता हूँ। ये होता है टीन और लीड का बना हुआ होता है, समझ गए बातों को। और ये जो बना होता है इस दोनों मिश्रण का, तो हमारा इसमें पर्पस क्या होता है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो ना ये कम हो, ताकि जब भी करंट ज़्यादा आए तो ये फ्यूज यहाँ से उड़ जाए और हमारे घर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक सामग्री है वो बच जाए, वो खराब ना हो, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें आपके लिए बोनस है, ठीक है। ये 25 नंबर क्वेश्चन है। बहुत लोग स्किप करके भाग गए होंगे, सोच रहे होंगे 24 क्वेश्चन था मेरा काम हो गया, लेकिन उनको पता नहीं कि ये क्वेश्चन उनके लिए भी हम रखे हुए हैं। ये आपका बोनस पॉइंट है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। द केमिकल यूज फॉर क्लाउड सीडिंग फॉर द आर्टिफिशियल रेन, जैसे कि आप मूवी सब में देखते हैं आर्टिफिशियल रेन होता है, तो ये किसके वजह से होता है, किस चीज़ के वजह से होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में ऐसे 25 क्वेश्चन नंबर 25 लिख के और ब्रैकेट में आपको
आंसर यहाँ पे लिखना है। समझ गए बातों को। और इस ऑप्शन पे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे मतलब थोड़ा सा अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हमें भी थोड़ा ज़्यादा मन लगेगा आपके लिए काम करने में, ठीक है। ऐसे आपको पता होगा कि हम आपके लिए रेगुलर काम कर रहे हैं, किसी भी सिंगल दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम आपको वीडियो नहीं दिए। और जो भी कंटेंट देते हैं वो इतना स्पेसिफिक देते हैं कि आपको पढ़ के मज़ा आ रहा होगा। समझ गया बातों को। तो आप लोग का सपोर्ट मुझे मिलता है, ऐसा बात नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।